आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो भी लोग इसके लिए आए हैं, हाँ, तो इसी में मैं बताऊंगा ये क्या था। हाँ, जो लोग भी जानना चाहते थे कि इसमें क्या है तो आगे मिलेगा आपको। और जो लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या चल रहा है तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ। ये एक ऑब्जर्वेशन वीडियो का सीरीज है जिसमें मैं प्रतिदिन अपने हर दिन के कुछ विशेष अवलोकनों को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। और इसके पहले भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन वीडियो मैं बना चुका हूँ जो कि भली भांति आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसको मैं एक नए नाम से इस सीरीज़ को स्टार्ट किया हूँ। हाँ, ऑब्जर्वेशन सीरीज है लेकिन इसका नया नाम दिया हूँ अपनी कहानी। लेकिन इसमें कोई मेरा पर्सनल स्टोरी कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें मैं अपना पर्सनल कहानी बताऊँगा, ठीक ना। मेरा ऑब्जर्वेशन जो बेस्ट लगता है प्रतिदिन का या वीकली जो भी मिलता है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो चलता हूँ, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला कल आ रहा था तो एक देखा अंकल को रास्ते में कि जूता बना रहे थे। तो उनका बनाने को तरीका को मुझे देखकर बड़ा एक अच्छा आइडिया मिला। मतलब किसी भी काम को बहुत फास्टली करने के लिए या किसी भी काम को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने का तरीका मैं जानता तो बहुत पहले से था वो तरीका, लेकिन वो कल फिर से रिकॉल हो गया एक बार और हम उस पर ध्यान दे पाए। तो वो था कि मतलब जूता को वो एक ही बार में ये नहीं कर रहे थे कि जूता के लिए उठाते थे और बना देते थे एक जूता को। मतलब उसके लिए चमड़ा काटे, मतलब जूता को बनाने के लिए 3 स्टेप होता है। मान लीजिए कि पहले उसको चमड़ा काटिए, उसको नाप के अनुसार, फिर उस नाप को सिलिए और फिर उस पर शोल लगा दीजिए। मतलब 3 चरणों में मान लीजिए जूता तैयार होता है। तो ऐसा नहीं करते थे कि एक जूते का चमड़ा काट रहे हैं फिर उसको सिल रहे हैं फिर उस पर शोल लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या कर रहे थे, मतलब 10 जूता बनाना है तो 10 जूता के लिए पहले चमड़ा काटे, ठीक। जब तक 10 जूता के लिए चमड़ा नहीं काटा गया तब तक उसको नाप को सिलते भी नहीं थे 10 जूता को। अगर 10 जूता का सिलाई कंप्लीट हो गया तभी पहले जूते पर शोल लगता था। मैंने इस तरीका को मैंने देखा कि बड़ा मस्त तरीका है जी। मतलब किसी भी टास्क को, जो भी एक तरह का टास्क है उसको सारे को एक ही बार में कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक। इससे एफर्ट भी बहुत कम लगेगा। नहीं तो एक बार एक जूता के लिए नाप काटो फिर उसको सील दो, उसी समय फिर उसको शोल लगाओ, इस तरह बड़ा मतलब पेचीदा थोड़ा लगता है इस तरह काम। तो मैंने कहा स्टेप्स वाइज बांट दिया जाए तो बहुत सहूलियत होती है। और दुनिया के सारे काम देखा जाए तो करीब जिसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालना होता है, उत्पाद ज़्यादा करना होता है, वो करीब ऐसे ही किए जाते हैं, ठीक ना। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ देखेंगे, तो छोड़िए ना, हमारे मशीन को ही देख लीजिए, कंप्यूटर्स जो होते हैं वो भी जितने भी प्रोग्राम काम अपने अंदर करते हैं वो भी इसी तरह स्टेप्स वाइज करते हैं, ठीक ना। एक तरह सारे काम को एक बार में निपटा देते हैं, ठीक। ये नहीं कि कम्प्लीटली करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। इस तरह उस समय एक और चीज़ मुझे याद आया, जब हम लोग 1 2 लिखते थे बचपन में, कुछ वैसे ही 1 2 लिखते थे। फिर 11 12 लिखना होता तो कैसे लिखते थे, पहले 1 2 3 4 मतलब एक 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 लिख देते थे पूरा एक लाइन में 9 ठो, और फिर इधर 1 2 3 9 तक लिख देते थे, ठीक है। फिर इधर से लिखना होता था 21 22, तो पहले लिख देते थे 2 2 2 2 2 2 2, फिर इधर 1 2। मतलब वैसा करके मैंने देखा कि चीज़ों को ऐसे ब्रेक कर दो कि थोड़ा और इजी हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगला ऑब्जर्वेशन कल मुझे एक ये चीज़ आया, डिफरेंस बिटवीन अच्छा और सच्चा। अंतर क्या होता है। हम लोग का अक्सर बोल देते हैं कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं सच्चा बच्चा हूँ, और कभी कभी तो दोनों मतलब एक ही तरह यूज़ कर लेते हैं, मतलब बिना सोचे समझे। तो अंतर क्या होता है सच्चा बच्चा और अच्छा बच्चा होने में, कौन बेहतर हो, कौन अच्छा है बेहतर होना, कौन बेहतर है, सच्चा बच्चा होना या अच्छा बच्चा होना। सच्चा अच्छा के बीच डिफरेंस बता रहा हूँ, अब आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो अच्छा बच्चे वो हैं जो आपके केवल खूबियों को, मतलब अच्छा वो माना जाता है जो सिर्फ खूबियों को दर्शाए, वो अच्छा कहा जाता है। और सच्चा वो कहा जाता है जो खूबियों को तो बताए ही और खामियों को भी बताए, और साथ ही साथ वो चीज़ के बारे में भी बताए जो खूबियों और खामियों से परे हो।
तो हमें लगता है कि वो सच्चा चीज़ है। हाँ ठीक ना, ये नहीं कि मतलब किसी के बारे में केवल जो अच्छे चीज़ें हैं, अच्छाई हैं, उसकी पॉजिटिविटी है उसको बताएं, ठीक ना। तो अच्छा ही है, उसके बारे में अच्छा चीज़ है। और सच्चा चीज़ मतलब कंप्लीट चीज़, जो जैसा है उसको वैसा बताना, ठीक ना, यथार्थ, उसी को बोलते हैं सच्चा, तथ्य, फैक्ट, ठीक ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा चीज़ ये समझ कर कल, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट है, हाँ, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि कौन सी किताबें अच्छी होती है पढ़ने के लिए। तो मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, किसी के बातों को सुनकर मैं फिर ऑब्जर्वेशन इस बात पर किया हूँ। तो मुझे भी लगा कि सबसे बेहतरीन अगर कोई किताब है जहाँ पर हमें सबसे पहले फोकस्ड होना चाहिए, वो हमारी क्लासेस की टेक्स्ट बुक ही होती हैं, जो हमारी क्लासेस में पढ़ाई जाती है। भाई सब वो बहुत ध्यान में रख कर पढ़ाई बनाई जाती है। बच्चा किस रास्ते से होकर आया है, कौन सा उस इस स्ट्रीम को चुना है तो क्यों चुना है, उस हिसाब से चीज़ों को उस टेक्स्ट बुक में सजाया गया रहता है, रखा गया रहता है। और उसको कहीं ना कहीं पिछली चीज़ों से जोड़ कर रखा जाता है ताकि वो चीज़ों को और अच्छे से समझ सके। और हमें लगता है कि अगर टेक्स्ट बुक अच्छे से समझ लिया जाए, अपने ही टेक्स्ट बुक को, तो बहुत कुछ समझा जा सकता है उससे रिलेट करके। और पहला ही हम लोग मार वहीं पर खा जाते हैं, अपने टेक्स्ट बुक्स को ही नहीं समझ पाते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं, ठीक ना। घर के मुर्गी दाल बरोबर जो हमारे पास में होते हैं उसको महत्व नहीं देते हैं, ठीक ना। और दुकानों पर जो किताब दिखेंगी कहेंगे हाँ कितना महत्वपूर्ण किताब है, चलो कीनते हैं। नहीं खरीदेंगे तो नहीं रहता है तो क्या, 1 महीने 2 महीने बैठ कर रोएंगे कि है ही नहीं तो पढ़ो क्या, ये टेक्स्ट बुक कौन पढ़ेगा, इससे कौन क्या उखाड़ ही लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। योर टेक्स्ट बुक इज़ the one of the best book of the world, so give the first priority to his textbook. Thanks. And चलते हैं आगे। हाँ, पिछले दिन शायद ऑब्जर्वेशन वीडियो नहीं बनाया था, इसीलिए थोड़ा छूट गया था। हाँ, तो एक दिन उसके कल के पिछले परसों गया था, हाँ, बाबू सभागार में परफॉर्मेंस था। परफॉर्मेंस क्या था, एक नाम सुने होंगे, बड़े अच्छे लेखक कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो उन्हीं का एक रचना है रशिम रथी, तो उसी पर एक पर्व मनाया जा रहा था, रशिम रथी पर्व। तो पहले तो ये तो नाम ही सुनकर थोड़ा बड़ा गंभीर लगा। मैंने कहा भाई साहब कितना तगड़ा इंसान है, कितना लेखक की ऑरा है एक, कि बताओ उसके एक रचना पर एक पर्व मनाया जा रहा है, रशिम रथी पर्व। तो उसमें 5-6 लोगों को पुरस्कृत किया गया, बिहार के या हमारे बिहार से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, या रामधारी सिंह दिनकर जी से जितने भी जुड़े हुए लोग थे, तो उनको सम्मानित भी किया गया। और वहाँ पर मैंने एक चीज़ बड़ी अजीब चीज़ अवलोकन किया और देख पाया, और एक तरह से ये कमी भी कर सकते हैं, खामी भी कर सकते हैं हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे राज्य की, कि वहाँ पर करीब 10,000 के करीब सीट्स हैं। 10,000 तो लोग वहाँ पर आ ही सकते हैं, बैठ कर खड़े होकर अगर देखा जाए तो सीट्स 6-7 हज़ार के करीब होंगी, ठीक। तो करीब 6-7 महीना पहले एक पार्टी का इनॉग्रेशन हो रहा था उसी सभागार में, तो मैं गया था। तो जन स्वराज पार्टी थी, ठीक ना। तो वहाँ पर करीब 5-6 हज़ार तो लोग आए ही थे उस पार्टी के जब उद्घाटन हो रहा था। मैंने परसों देखा कि वो एक वहाँ पर कवि लोग आए थे कहीं कहीं से, ठीक ना। तो मैंने देखा कि वो नेता के लिए लोग उस समय आए थे 5-6 हज़ार लोग, अकल कवि टीचर्स लोग आए थे। तो उनको देखने मात्र 500-600 भी लोग नहीं आए हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा, ठीक ना। वो कहा कि गजीब इंसान है हम लोग। देखो नेता आ जाए, एक अभिनेता आ जाए तो पोल पर इतने लोग हो जाते हैं कि पोल पर तो कोई ट्रांसफार्मर पर तो कहीं लटका हुआ है, कहीं लटका हुआ है, उन लोगों को इतना देखने के लिए आतुर हो जाता है। यहाँ पर सारा का सारा सीट खाली ही है। थोड़ा निराशा हुआ, लेकिन क्या करूँ, बस निराश ही होया जा सकता है, कुछ
किया जाएगा, करना होगा तो ये चीज़ मुझे बड़ा ख़राब लगा, ठीक ना। उसके बाद एक और चीज़ मुझे ऑब्जर्व किया वहाँ पर कि हाँ, जब मैं बाहर निकला, हाँ बहुत बेचैन होकर बाहर निकला था। एक नेता टाइप आदमी थे, बड़े अपने को प्रकांड दिखलाने के लिए झूठ-मूठ को केवल धर्म, संप्रदाय और मजहब संबंधित बातों को बोलकर अपने को बड़ा दिखलाना चाहते थे। मतलब देखा तो वीडियो ही अपना शूट करवा रहे थे। तो मैंने वहाँ से निकला कि आगे फालतू की बातें क्या सुनना है। तो आया तो बाहर किताबें पढ़ने लगा, किताबें देखा कि किताबों की स्टॉल लगी है, तो वहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। उनकी दिनकर जी की थी, तो रश्मि रथी भी उसमें थी और बहुत सारी किताबें थी। तो उसी में मुझे एक रश्मि रथी लोग बहुत आकर प्रेफर कर रहे थे। देख भी नहीं रहा था कोई, जब मैं देखने लगा, पढ़ने लगा, तो कोई आकर शायद देखना शुरू किया। तो रश्मि रथी के बगल में ये किताब थी, संबंधों के बारे में, कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में, कि कैसे हमारे समाज में ये सब थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बेसिकली नारियों को पर्सपेक्टिव से लिखा गया था, जिसमें नारियों को थोड़ा हाँ प्रोत्साहित किया गया था, उनके बारे में बताया गया था कि उन्हें कैसा होना चाहिए, उन्हें अपने में क्या क्या चीज़ें विकसित करनी चाहिए। तो वैसे ये किताब पढ़ रहा था। हाँ, तो जो लोग इसके लिए आए थे वो इसी किताब में मिला था। तो उसमें मैंने पढ़ा एक बड़ा अजीब चीज़, अच्छा चीज़, कि जितनी भी नारियाँ होती हैं ज़्यादातर वो अपने बुद्धि के बजाय भावनाओं पर चलती हैं। और भावनाओं में भी अगर कुछ खास भावनाओं को देखा जाए तो वो भावना कुछ रूप को लेकर आकर्षक दिखना, और आंसू और थोड़ा बिलखना, या ऐसा ही कुछ था कि मतलब थोड़ा रुआंसी टाइप के अपने भावों को दर्शाकर वो हमेशा से मतलब अपने को समाज में हमारे अगल बगल अपने को स्थित करती आई है। तो ये चीज़ थोड़ा मुझे अजीब लगा। और लेखक भी उसमें बोले थे कि ऐसा नहीं, ये अगर ऐसा है नारियों के साथ तो बहुत गड़बड़ है, और ऐसा है ही, सुधरने की ज़रूरत है, बहुत सुधार की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, और हमें लड़ाकू विमान बनना पड़ेगा ही, ठीक ना। नहीं तो कोई भी आकर सर्जिकल स्ट्राइक करके चला जाएगा, तो जवाबी फायरिंग के लिए कुछ होना चाहिए, ठीक ना। तो यही था वो सारे अवलोकन। तो आज की बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से ध्यान से हमारी बातों को सुने होंगे। और फिर एक बार मैं यही कहूँगा कि न सिर्फ मेरी बातों को सुनिए, न सिर्फ दूसरों की बातों को सुनिए, दूसरे के चीज़ों को पढ़िए, उसके पहले अपनी बातों को सुनिए, अपनी चीज़ों को लिखिए, ठीक ना। अपना क्रिएशंस कुछ कीजिए, अपने को कृतित्व को स्थापित कीजिए, ठीक ना। हर दिन पूछिए कि मैंने आज क्या क्रिएट किया, क्या बनाया, क्या खुद के लिए कुछ कर पाया। बहुत ज़रूरी, बहुत। कुछ नहीं होगा कि इतने महान लोगों की किताबों को पढ़ लिया, इतने जन को मैं आज जान लिया, ठीक है, वो अच्छे थे, भले थे, अपनी अच्छी किताब लिखी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भी करना है कुछ, ठीक ना। तो भाई साहब कीजिए, करते रहिए, और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।